हेलो गाइस, वेलकम बैक टू IITPathshala.com। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनमोल कुमार, एमटेक एरोस्पेस इंजीनियर फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो जिन लोगों को नहीं पता कि क्या चल रहा है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर तुम्हारी जो एच सी वर्मा है वो सॉल्व करे जा रही है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि सर एच सी वर्मा सॉल्व करवा दो, कोई अच्छी सी वर्कशीट सॉल्व करवा दो इनफैक्ट, कि ताकि हम अच्छे से कॉन्सेप्ट लगा सके। तो मैंने कहा भैया, एच सी वर्मा से बेहतर कोई ऐसी बुक नहीं होती जिसे तुम सॉल्व करो और तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर ना हो पाए, है ना। ये तो एक प्रोटोकॉल है कि हर जगह यही सॉल्व होती है, हर इंस्टीट्यूट में यही सॉल्व होती है कि नहीं। तो मैं सोचा एक बार यहाँ पर तुम्हें करवा देता हूँ सॉल्व। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 है। अगर तुमने पहले की 2 वीडियो नहीं देखी तो एक बार पहले की 2 वीडियो देख लेना। ठीक है, मैंने निकाल रखी है पहले 10 क्वेश्चन और फिर बाकी के 10 क्वेश्चन उसमें निकाल रखे हैं। ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन करके मैं वीडियो निकाल रहा हूँ। हर वीडियो के बाद एक टेक अवे तुम्हें मिल जाएगा। टेक अवे में क्या होगा, जो उस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन करे हैं उसके अंदर जो मेन कंसेप्ट लग रही है, मेन टिप्स एंड ट्रिक्स लग रही है। वैसे तो टिप्स एंड ट्रिक्स जैसी कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी जो मेन कंसेप्ट लग रही है, जो नहीं पता तुम्हें, उन्हीं को टिप्स एंड ट्रिक कहा जाता है, ठीक है ना। वो लग रही है, वो मैं तुम्हें एट द एंड ऑफ द वीडियो में तुम्हें बता देता हूँ। पूरी वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद तुम उन टिप्स एंड ट्रिक्स पर जाओगे, उन्हें नोट डाउन कर लेना अपनी किसी कॉपी के अंदर। तुम्हें बहुत फायदा मिलने वाला है जब तुम आगे जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, या फिर अपने जेई में अटेम्प्ट करोगे, जेई में जाओगे, नीट अटेम्प्ट करोगे अपना, या फिर इवन सीबीएसई भी, कुछ भी। ठीक है, हर चीज़ में तुम्हारी वो मदद कर देगा। तो अब इसके साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो फिगर है, ये पर्टिकुलरली तुम्हें फिगर दे रखा है, इसमें एक रॉड है, ये पी क्यू लेंथ की एक रॉड है। क्या है? पी क्यू लेंथ की एक रॉड है, ठीक है। इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो पी क्यू लेंथ की रॉड है ये 20 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। एंड मास ऑफ 200 ग्राम, और इसका मास कितना है? 200 ग्राम का इसका मास है। 200 ग्राम का इसका मास है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? इट्स फिक्स्ड बाय अ पॉइंट ओ, ये एक ओ पॉइंट से फिक्स्ड है बाय 2 थ्रेड्स। तो यहाँ पर थ्रेड नंबर 1 और यहाँ पर थ्रेड नंबर 2। थ्रेड नंबर 1, ये नंबर 1 थ्रेड है, और ये थ्रेड नंबर 2 है। ये उन दोनों से फिक्स्ड है, ये उन दोनों से फिक्स्ड है, किसी एक पॉइंट ओ से बंधे पड़े हैं। समझ ही गए होंगे तुम। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन द विसिनिटी, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 0.5 टेस्ला, वो हमारे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर निकल रही है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? द वायर कनेक्टिंग पी क्यू विद बैटरी, ये जो वायर है पी क्यू वायर है, ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। तुम यहाँ पर देख लो, फिगर के अंदर देख लो, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो टेंशन निकालनी है जब स्विच इज ओपन, स्विच एस ओपन है। अगर मैं पहले और दूसरी जो पार्ट कह रहा है, जब उसके अंदर एक करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा 2 एम्पियर का, तब हमारी टेंशन निकालनी है। अच्छा, कंसेप्ट पर जाते हैं। किस पर जाते हैं? हम कंसेप्ट पर जाते हैं। कंसेप्ट क्या कह रहा है? सबसे पहला अगर तुम लेकर चलो, ये कह रहा है कि पहला केस 1 है, केस 1 है व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन। देखो, स्विच ओपन होगा तो करंट क्या होगा? जीरो होगा, करंट डेवलप नहीं होगा। करंट डेवलप नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ वायर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ वायर कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी? जीरो लगेगी। तो अभी का जो मामला है वो सारा का सारा क्या लगता रहेगा तुम्हारा? नॉर्मल, जैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम एनएलएम के अंदर बनाते हैं, उससे हमारा काम निकल जाएगा, उससे हमारी टेंशन निकल जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि दो अलग अलग वायर है, दो वायर अलग है, दो वायर, टू वायर, ठीक है, सॉरी, दो स्ट्रिंग्स, दो वायर या स्ट्रिंग्स, बोथ आर डिफरेंट, है कि नहीं? मानते हो नहीं मानते? दोनों डिफरेंट है, ठीक है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले तो मैं एनएलएम से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये क्या करा मैंने? एक रॉड बना दी, रॉड बना दी। अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इस रॉड के लिए, किसके लिए? इस रॉड के लिए, तो मैं क्या कह सकता हूँ? रॉड के नीचे लगता हुआ ग्रेविटी से फोर्स mg, ठीक है। टेंशन 1 यहाँ लग रही है, टेंशन 2 यहाँ लग रही है, और टेंशन 1 और टेंशन 2 अवे फ्रॉम द बॉडी होगी, अवे फ्रॉम द बॉडी लग रही होगी, है कि नहीं? अब मैं क्या करूंगा? अब इन्हें ढंग से बनाऊंगा मैं। ये देखो, मैंने बना लिया टेंशन 1, ये मैंने बना लिया टेंशन 2। अब मुझे पता है, और नीचे लग रहा है mg। अब मुझे पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन से, इक्विलिब्रियम कंडीशन से डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, डेल्टा एफ वाई इक्वल टू जीरो, अगर ये हमारा हम एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं, है कि नहीं?
अब तुम कहोगे एफ एक्स एफ वाई जीरो कैसे निकालें ये। सबसे पहले अगर तुम्हें निकालना है तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है तुम्हें टेंशन वन को और टेंशन टू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तुम कहोगे ये कैसे रिजॉल्व करें, तो देखो मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम्हारे को ये लेंथ गिवन है, ये लेंथ कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ गिवन है तुम्हारे को, ये स्ट्रिंग्स की लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो मैं यहाँ का एंगल निकाल सकता हूँ, ये एंगल निकाल सकता हूँ, है कि नहीं। तो मान लो ये वाला एंगल है, ये एक एंगल ले रहा हूँ मैं, एक एंगल ले रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं ये एंगल लूंगा तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, एंगल आ जाएगा। अब मैं इस टेंशन को रिजॉल्व कर सकता हूँ। टेंशन को कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ, देखो मान लो ये टेंशन वन है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर टेंशन वन कॉस थीटा, है कि नहीं। और जो इस डायरेक्शन में भाग रहे होंगे, हमारे एक्स डायरेक्शन में भाग रहे होंगे, मैं ब्लू से डिजाइन करूंगा, जो एक्स डायरेक्शन में भाग रहे होंगे इसमें, वो होगा टेंशन वन साइन थीटा। सिमिलरली ये तो एक डायरेक्शन का बनाया मैंने, अगर मैं दूसरे का बनाऊं, नीचे वाले का भी बनाऊं अगर मैं, तो यहाँ पर देखो ये क्या बनेगा टेंशन टू, ऐसी टेंशन टू कॉस थीटा, क्यों ये एंगल क्या था, थीटा था, जैसा मैंने अभी बताया बाय द ज्योमेट्री, बाय द ज्योमेट्री। और ये वाला क्या निकलेगा हमारा टेंशन टू साइन थीटा, है कि नहीं। अब इन सब को मैं एक अपने पहले प्राइमरी डायग्राम के अंदर अगर इनकॉर्पोरेट करता हूँ, अगर मैं अपने प्राइमरी डायग्राम के अंदर इनकॉर्पोरेट करता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, प्राइमरी डायग्राम के अंदर इनकॉर्पोरेट करके एम जी नीचे टेंशन वन कॉस थीटा, टेंशन टू कॉस थीटा, है कि नहीं। ऐसी इस डायरेक्शन में टेंशन वन साइन थीटा और टेंशन टू कॉस थीटा। अब क्योंकि कुछ इक्विलिब्रियम चल रहा है यहाँ पर, जो भी है इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इक्वल टू जीरो से पहले मुझे ये पता चल गया टेंशन वन साइन थीटा माइनस टेंशन टू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, सच दैट टेंशन वन इक्वल टू टेंशन टू, ये मेरा आ गया। अब अगर मैं लगाऊंगा एफ वाई इक्वल टू जीरो, अगर मैं लगाऊंगा एफ वाई इक्वल टू जीरो, तो मेरा क्या बनेगा टेंशन वन कॉस थीटा प्लस टेंशन टू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, है कि नहीं। एफ वाई डायरेक्शन में दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू जीरो, है कि नहीं। टेंशन वन इक्वल टू टेंशन टू है, तो टू टाइम्स ऑफ टेंशन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी। अब बात है तुम्हारी थीटा निकालने की, क्या बात है तुम्हारी थीटा निकालने की। तो ये देखो अगर तुम्हें ये थीटा निकालना है तो तुम्हें ये पता है कि ये 10 सेंटीमीटर है, क्यों, ये आधी लेंथ हो जाएगी ना, है कि नहीं। पूरी रॉड कितने की थी 20 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये पूरी रॉड 20 सेंटीमीटर की थी। तुम सिर्फ हाफ एंगल निकाल रहे हो ना, ये वाले साइड का एंगल निकाल रहे हो ए ओ बी, है ना, ये ओ पॉइंट हिंज पॉइंट था, और ये भी तुम्हारा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है, थीटा एंगल निकालना है, तो तुम निकाल सकते हो, है कि नहीं। थीटा एंगल तुम कैसे निकालोगे, देखो साइन थीटा क्या बना 10/20 सच दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आ गया नहीं, आ गया तुम्हारा थीटा। तो अब यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि टू टेंशन कॉस 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है। एम कितना दे रखा है तुम्हें, 200 ग्राम दे रखा है। जी कितना है तुम्हारा 10 है। कॉस थीटा कितना है √3/2 है, और ये 2 है, तो तुम टेंशन की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हो। तुम्हारी टेंशन की एक वैल्यू आ जाएगी, जो मेरी आ रही है टेंशन की वैल्यू है 1.13 न्यूटन। तुम्हारी कितनी आ रही है लिखकर मुझे दे देना। सेकंड पार्ट पर आते हैं, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है अब करंट दौड़ना शुरू हो चुका है, करंट दौड़ना शुरू हो चुका है। तो एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये रहा तुम्हारा डायग्राम, है कि नहीं, ये तुम्हारा डायग्राम है। अब करंट दौड़ रहा है यहाँ से, करंट दौड़ रहा है ये बैटरी से, ये जो बैटरी है तुम्हारी, यहाँ से करंट दौड़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है। अब मैं यहाँ पर बनाना शुरू करता हूँ, ये पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं एक बार डायग्राम के लिए। तो एक रफ सा डायग्राम मैं बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आता रहे, ठीक है। तो तुमने स्विच क्लोज कर दिया, मतलब स्विच को जोड़ दिया, तो करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। तो करंट किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के लिए, है कि नहीं। तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ रहा है, किस में दौड़ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हारा करंट दौड़ रहा है। अब तुम क्या करोगे, तुमने करना कुछ नहीं है, तुम फंडा यूज करोगे, किसका, मैग्नेटिज्म का फंडा यूज करोगे। देखो ये तुम्हारी रॉड थी, ठीक है, ये वो दो स्ट्रिंग्स थे हमारे, वन स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, है कि नहीं। mg नीचे लग रहा था, करंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन है, ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन है।
है कि नहीं। और तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रही है, बाहर लग रही है। F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, याद आया ये वाला फॉर्मूला, पिछली बार मैंने कराया था, ये कंसेप्ट याद आया, है कि नहीं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, है कि नहीं, ये लगता है। अब एल का डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, एल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन है, प्लस आई कैप डायरेक्शन। बी का डायरेक्शन वो होगा जो तुम्हें दे रखा है, प्लस के कैप डायरेक्शन, है कि नहीं, है कि नहीं। तो प्लस आई कैप क्रॉस प्लस के कैप यील्ड्स माइनस जे कैप, है कि नहीं। आया नहीं आया आंसर। तो कहने का मतलब है जो तुम्हारी मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, उसका डायरेक्शन क्या है, माइनस जे कैप डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, है कि नहीं, समझ रहे हो। अब देखो ध्यान से, ये रहा तुम्हारा ये रहा तुम्हारा एम जी, ये तुम्हारा वही फिर से टेंशन वन कॉस थीटा, ठीक है, टेंशन वन साइन थीटा, ठीक है, फिर से टेंशन टू कॉस थीटा, वही सारा लफड़ा वापस करना है, टेंशन वन साइन थीटा। लेकिन इस बार एक नई फोर्स नीचे लग रही है, क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, क्या है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की साइड लग रही है। कितनी है वो, आई एल बी साइन 90 डिग्री, है कि नहीं, समझ रहे हो ना। बी तुम्हारा के डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। आई तुम्हारा जो करंट है वो प्लस आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है, और दोनों के बीच में क्या एंगल होगा, 90 डिग्री, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 90 डिग्री लिख दिया, है ना। आई और के बीच में कितना एंगल होता है भाई, आई कैप और के कैप के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री, ऑर्थोगोनल होते हैं दोनों, है कि नहीं, तो इसलिए मैंने 90 डिग्री है। तो F इक्वल टू आ गया बी आई एल। तो अगर यहाँ पर से भी मैं एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखता हूँ, तो मुझे पता है फ्रॉम एफ एक्स इक्वल टू जीरो से टेंशन वन इक्वल टू टेंशन टू हो गई, लेटस से कोई भी टेंशन टी हो गई। और जब मैं एफ वाई इक्वल टू जीरो लिखूंगा तो क्या होगा, टेंशन वन कॉस थीटा प्लस टेंशन टू कॉस थीटा माइनस एम जी माइनस बी आई एल इक्वल टू जीरो। टेंशन वन और टेंशन टू सेम है, तो टू टेंशन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस बी आई एल। देखो पहले वाले क्वेश्चन में और अब वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस हो गया, कि पहले सिर्फ एम जी के बराबर था, अब जैसी करंट कैरी कर रहा है वो, बाय द वर्च्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट से हमें ये पता चली है कि एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ एम जी, कहने का मतलब है माइनस जे कैप डायरेक्शन में नीचे लग रही है, तो टेंशन यहाँ पर कुछ बढ़ गई है। तो तुम टेंशन निकाल सकते हो एम जी प्लस बी आई एल अपॉन में टू कॉस थीटा, और थीटा तो तुम्हें पता ही है 30 डिग्री है। आई तुम्हें दे रखा है, बी तुम्हें दे रखा है, एल तुम्हें दे रखा है, तुम टेंशन निकाल सकते हो, यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो, अपना कैलकुलेटर उठा लो और कैलकुलेशन करना शुरू कर दो, ठीक है। मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर लिख कर दे देता हूँ, जो मेरा डायरेक्ट आंसर आ रहा है, मैंने जो अपना कैलकुलेट करा वो आ रहा है 1.245 न्यूटन के आसपास आ रहा है। देखो तुम्हारा कितना आता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर दो ताकि मैं चेक कर लूँ, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई भी नया कंसेप्ट नहीं लगना था। क्या नया कंसेप्ट लगना था, सिर्फ और सिर्फ ये जो हम पिछले इतनी वीडियो से करे जा रहे हैं, फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वाला। और उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट था, उसमें इंपॉर्टेंट था डायरेक्शन निकालना, है कि नहीं, क्या इंपॉर्टेंट था, डायरेक्शन निकालना, जितना डायरेक्शन निकालती है उसका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि दो मेटल स्ट्रिप है, हर किसी की लेंथ एल है, ठीक है। ये जो दो मेटल स्ट्रिप है तुम्हें दिखी गई होगी ब्लैक ब्लैक में जो बनी हुई है, आर क्लैम्ड आर क्लैम्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद अ सेपरेशन बी इन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का क्या सेपरेशन है, बी है। अ वायर ऑफ मास एम लेंथ अ वायर ऑफ मास एम लाइज ऑन देम परपेंडिकुलरली, एक वायर है जो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलरली लाई कर रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अ वर्टिकल अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी इज एग्जिस्टिंग इन द स्पेस, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर मुझे यहाँ से दिख रहा है एग्जिस्ट कर रही है। द मेटल स्ट्रिप इज स्मूथ, मेटल स्ट्रिप स्मूथ है, ठीक है, मगर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वायर एंड द फ्लोर इज म्यू। कहने का मतलब है यहाँ पर ये जो मेटल स्ट्रिप है यहाँ पर तो म्यू जीरो है, लेकिन ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है, इसके बीच और इस वायर के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। A current I is established when switch S is closed at the instant t equal to 0। जैसे ये स्विच क्लोज हुआ, जैसे ये स्विच क्लोज हुआ, करंट दौड़ना शुरू कर जाएगा इस सर्किट में, ठीक है। डिस्कस द मोशन ऑफ द वायर आफ्टर स्विच इज क्लोज, हमें वायर के मोशन की बात करनी है जब स्विच क्लोज हो जाएगा।
हाउ फार अवे फ्रॉम द स्ट्रिप विल द वायर रीच, और स्ट्रिप से कितना दूर वायर जाके गिरेगा, है कि नहीं। तो चलो, अब अगर मैं होता, मैं इसमें क्या सोचता, सबसे पहले मैं क्या सोचता कि ठीक है, मोशन कैसा होगा, मोशन जानने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा क्या ये वायर चलेगा नहीं चलेगा। अब देखो, यहाँ पर एक आध चीज़ है नोट करने वाली है, नोट करने वाली क्या है, पहला करंट, करंट है, दूसरा वायर भी प्रेजेंट है, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये तीन चीज़ें लग रही है, तो ये मुझे पता चल गया कि इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। क्या लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, है कि नहीं। इन तीनों से मुझे पता चला कि एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी करंट कैरिंग वायर के ऊपर। किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी वो हम जानेंगे अभी। ठीक है, पहले तो डायग्राम बना लो। ये लो, मैंने स्विच क्लोज कर दिया। ठीक है, ये मेरा वायर है, ये मेरा वायर है, ये वायर है, पी क्यू वायर मान लो, और ये तुम्हारी मेटल स्ट्रिप्स है, ये तुम्हारी मेटल स्ट्रिप्स हो गई, ये तुम्हारी ऐसे जा रही है, ये मेटल स्ट्रिप्स हो गई। ठीक है, तो इनका कलर चेंज करके मैं ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ मोटा सा। ये तुम्हारी मेटल स्ट्रिप्स हो गई, रेड कलर की मेटल स्ट्रिप्स हो गई है तुम्हारी। अब क्या है, तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ लग रही है, तुम्हें भी पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर लग रही है। ठीक है, और करंट किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, वो बैटरी का डायरेक्शन उल्टा है। एक बार बैटरी का डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, बैटरी थोड़ी उल्टी बना दी मैंने, ये ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि करंट किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, उसी के हिसाब से तो हमारी फोर्स लगेगी, है कि नहीं। तो करंट जो हमारा दौड़ रहा है वो इस वक्त इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, कौन से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो करंट कुछ ऐसे जा रहा है, करंट कुछ ऐसे जा रहा है। तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ तुम्हारा भाई, करंट का डायरेक्शन हुआ मेरा प्लस जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, प्लस के कैप। अगर मैं फोर्स निकालूं, अगर मैं फोर्स निकालूं, वो क्या होगा, बी आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, उससे मुझे पता चला जे क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के कैप का क्या बना, प्लस आई कैप। कहने का मतलब है इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वायर के ऊपर। अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वायर के ऊपर, वायर के ऊपर, तो क्या होगा, वायर प्लस आई डायरेक्शन में मूव करेगा, प्लस आई डायरेक्शन, वायर प्लस आई डायरेक्शन में मूव करेगा, वायर विल मूव इन प्लस आई डायरेक्शन, है कि नहीं। तो अब ये क्या कह रहा है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि मोशन क्या होगा, प्लस आई डायरेक्शन में वायर विल मूव, वायर विल मूव इन प्लस आई डायरेक्शन। अब ये कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द स्ट्रिप विल द वायर रीच, स्ट्रिप से कितना आगे तक वायर जाएगा। देखो, इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब ये बना कि जो स्ट्रिप्स थी हमारे पास, ये जो दो स्ट्रिप्स थी, ये जो दो स्ट्रिप्स थी, क्योंकि इन दो स्ट्रिप्स में ये हमारा वायर है, ये दो स्ट्रिप्स है, ये हमारा वायर है। अब एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर हमारा क्या है, म्यू हमारा जीरो है कि नहीं, म्यू हमारा यहाँ पर जीरो है। तो जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, जैसे तुम, अगर तुमने स्लाइड करी हो, स्लाइड देखा हो, जब तुम पार्क में जाते हो, तुमने बचपन में स्लाइड करी हो, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम होता है, या मानकर चलो जीरो होता है, तो तुम आराम से स्लाइड कर जाते हो, तो वायर विल स्लाइड, वायर को यहाँ पर स्लाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली स्ट्रिप्स के बीच में, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही वो इस ग्राउंड पर आ जाएगा, ये जो ग्राउंड यहाँ पर बना पड़ा है, स्ट्रिप्स के आगे ग्राउंड पर आ जाएगा, वायर के ऊपर क्या लगने लग जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स लगने लग जाएगी। क्या लगने लग जाएगी, वायर के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगने लग जाएगी। मानते हो नहीं मानते। तो वायर जैसे ही यहाँ आ गया, ये आया वायर यहाँ, ये वायर आ गया यहाँ, तो क्या होगा, वायर पे मैग्नेटिक फोर्स तो आगे लगी रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो एग्जिस्ट करेगी। यहाँ देख रहे हो तुम, मैग्नेटिक फोर्स है यहाँ पर, यहाँ एग्जिस्ट कर रही है मैग्नेटिक फोर्स आफ्टर द, ये जो स्ट्रिप्स है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर भी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इस मैग्नेटिक फोर्स का अपोज करने के लिए अब एक नई फोर्स आ जाएगी, जिसे हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी, है कि नहीं। अब ये कह रहा है कि तुम ये बताओ, ये कितनी दूर तक आगे जा पाएगा, ये कितना दूर यहाँ से एक्स दूरी तक आगे जा पाएगा, है कि नहीं। तो एक बात देखो, मान लो तुम घर में हो, ठीक है, तुम घर में हो, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तुम्हें ना दौड़ना है ना तो तुम्हें भागना है, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, खाना खाना है। क्या करना है, खाना खाना है। तो तुम क्या करोगे, एनर्जी स्टोर करोगे। तुम क्या करोगे, एनर्जी स्टोर करोगे। और जैसे ही तुम्हें स्कूल जाना होता है, स्कूल में जाकर भाई तुम्हें इधर उधर भागना है, टीचरों की
गालियां भी सुननी है, ठीक है, दोस्तों के साथ भी मटर गश्ती करनी है, सब कुछ करना है, तो तुम वहां क्या करोगे? एनर्जी एक्सपेंड, मतलब अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर करोगे, मतलब अपनी एनर्जी लगाओगे, है कि नहीं? तुम कितनी एनर्जी लगा सकते हो? तुम उतनी ही एनर्जी लगा सकते हो जितनी तुम एनर्जी स्टोर करोगे, उतना ही तुम्हारा एनर्जी एक्सपेंडिचर होना चाहिए, है कि नहीं? ये लॉजिक तो हम सबको पता है जनरल भाषा में, और ये चीज तुम्हें पता होगी वर्क एनर्जी जो तुमने चैप्टर करा है उससे भी, है कि नहीं? तो क्या हुआ, एनर्जी तुमने कितनी स्टोर करी? देखो, एनर्जी तुमने कितनी स्टोर करी, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क डन के इक्विवेलेंट होती है ना? यही मानकर चलो, वर्क डन के इक्विवेलेंट होती है, वर्क डन के इक्विवेलेंट होती है कि नहीं? तो अब देखो यहाँ पर एनर्जी स्टोर कब से कब तक होगी? सिर्फ जब तक वो इन बिटवीन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिप्स है, इन बिटवीन स्ट्रिप्स है, तब तक वो एनर्जी स्टोर करेगा। कितनी एनर्जी स्टोर करेगा? देखो, वर्क डन क्या होगा, निकालो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इनटू, या कह लो डॉट प्रोडक्ट, जितनी वो डिस्टेंस चला एल, है कि नहीं? और तुम्हें पता है तुम्हारी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स, और तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, है कि नहीं? तो एफ डॉट एल क्या हो जाएगा? एफ बी एल कॉस 0 डिग्री, है कि नहीं? ये तो तुम्हारा वर्क डन आया भाई मैग्नेटिक फोर्स की वजह से यहाँ पर, जो तुम्हें आगे धकेल रहा है कि नहीं? अब ये तो पहली चीज हो गई, ये एनर्जी तुमने स्टोर करी, ये एनर्जी तुमने स्टोर करी, तुम्हें पता है ना वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, है ना? पढ़ाई बार बार। तो ये तो तुमने एनर्जी स्टोर करी, ये तो स्टोर्ड है। अब निकालोगे कितना? निकालोगे तुम वही जब तुम यहाँ पर आ जाओगे, है कि नहीं? और वो तुमसे कौन निकलवाएगा? वो तुमसे फ्रिक्शन निकलवाएंगे, टीचर्स निकलवाएंगे, तुम्हारे दोस्त निकलवाएंगे, रेजिस्टेंस निकलवाएगा। तो जो मैंने एनर्जी एक्सपेंडिचर करी, उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है? फ्रिक्शन, ठीक है? और वो कितनी दूरी के अंदर तुम्हारी पूरी एनर्जी सोख लेगा? मान लो एक्स दूरी के अंदर पूरी एनर्जी सोख लेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये क्या हुआ तुम्हारा? एनर्जी एक्सपेंडिचर, है कि नहीं? तो अगर मैं इन दोनों को इक्विवेलेंट कर दूं तो तुम्हें पता चल जाएगा मैक्सिममली तुम अपनी इस एनर्जी के अंदर, स्टोर्ड एनर्जी के अंदर कितना दूर भाग सकते हो। तो मैं कह सकता हूं एफ ऑफ फ्रिक्शन इनटू एक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इनटू एल, है कि नहीं? तो एक्स की वैल्यू क्या निकली हमारी? बी आई एल, एल क्या है इसके अंदर? ये वाला एल नहीं कह रहा मैं, स्ट्रिप्स की लेंथ वाले एल की बात नहीं कर रहा ये मैं। यहाँ क्या होगा? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर, और वो कौन सी हमारी इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर? कौन सी है हमारी? बी। क्या है? बी। यहाँ देख रहे हो बी, ये बी देख रहे हो, ये बी देख रहे हो यहाँ पर, ये बी, है कि नहीं? तो बी आई बी इनटू तुम्हारी जो लेंथ होगी, स्ट्रिप्स की लेंथ जितनी तुम चले, अपॉन में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग सकती है? म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इनटू एम जी। अब देखो तुम्हें यहाँ पर सब कुछ गिवन होगा, एम ऑफ द वायर भी गिवन है, जी तुम्हें पता ही है कितना होता है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है, मैग्नेटिक तुम्हें इंटेंसिटी भी दे रखी है, करंट भी तुम्हें दे रखा है कितना है, बी भी तुम्हें गिवन है, एल भी तुम्हें गिवन है, तुम्हारा ये एक्सप्रेशन निकल जाएगा, एक्स का एक्सप्रेशन निकल जाएगा, ठीक है? तो इसमें तो नहीं मुझे लग रहा कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम आई है, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मेटल वायर पी क्यू है जिसका मास 10 ग्राम है, एक मेटल वायर है पी क्यू जिसका मास 10 ग्राम है, इट लाई एट रेस्ट ऑन टू हॉरिजॉन्टल मेटल रेल सेपरेटेड बाय 4.90 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है इन दोनों के बीच, पी और क्यू के बीच में 4.90 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, मतलब दो ये जो मेटल रेल्स है। अब वर्टिकल डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 0.8 टेस्ला, exist in the space. The resistance of the circuit is slowly decreased. It is found that when the resistance goes below 20 ohm, the wire PQ starts sliding. Find the coefficient of the friction. तो तुम मोटा मोटा समझ गए, समझाने की बात ही नहीं है। कहने का मतलब है ये हमारी रील्स खींची पड़ी है, इस पर हमारा एक वायर लाई कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड नीचे लग रही थी, ठीक है, हमारी बैटरी ऐसे जुड़ी हुई थी, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट यहाँ पर लग रहा था, ठीक है? एक बंदा आया, वो देख रहा है कि ये मेटल रेल मूव नहीं करती, उसने ये रियोस्टेट को कम करना शुरू कर दिया, रेजिस्टेंस रियोस्टेट से कम करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, एक पल ऐसा आया जब ये मेटल रॉड मूव करनी शुरू हो गई। तो उस बंदे ने कहा कि यहाँ पर इस मेटल स्ट्रिप्स पर कोई
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, कहने का मतलब यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तभी वो ये मूव नहीं कर रहा था। तो तुम्हें ये निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो देखो तुम ये कह सकते हो कि अगर ये मामला इक्विलिब्रियम में है, जब तक मूव नहीं कर रहा, तो मैं कह सकता हूँ जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो बैलेंस कर रही होगी तुम्हारी मैग्नेटिक फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इसको बैलेंस कर दी होगी। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितनी हुई तुम्हारी, म्यू एम जी। और मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर कितनी हुई, बी आई एल साइन 90 डिग्री। क्यों, तुम्हारा नीचे की तरफ जा रहा है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है तुम्हारी, नीचे की तरफ जा रही है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है। और करंट तुम्हारा किस साइड जा रहा है, तुम्हारा करंट माइनस जे कैप डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो माइनस जे कैप क्रॉस माइनस के कैप इक्वल टू प्लस आई कैप, मतलब तुम्हारा ये इस तरफ मूव करेगा, प्लस आई कैप डायरेक्शन में तुम्हारा ये मूव करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी तुम्हारी, पीछे की तरफ लगेगी, फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारी पीछे की तरफ लगेगी, है कि नहीं। तो ये तो हमने इक्विलिब्रियम से समझ लिया हमारा कि ये आएगा। अब म्यू निकालना है, तो म्यू क्या हो जाएगा, बी आई एल अपॉन में एम जी। और एल की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है तुम्हें, 4.9 इंटू 10⁻²मीटर। जी की वैल्यू तुम्हें पता है 10 दे रखी है। मास की वैल्यू कितनी है, 10 ग्राम्स, मतलब 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, 0.8। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.8। और बचा जो करंट है उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है ना। वो क्या कह रहा है, करंट कह रहा है, करंट निकालना है तुम्हें। क्यों कह रहा है, जब तुम्हारा रेजिस्टेंस 20 पर आ जाता है, जब तुम्हारा रेजिस्टेंस 20 पर आ जाता है तब ये वायर मूव करना शुरू कर जाती है। तो जब ये हम जानते हैं, जब अगर मुझे करंट निकालना है, और क्या दे रखा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि जब मैं रेजिस्टेंस 20 ओम पुट करता हूँ सिर्फ तभी ये वायर मूव करती है, तभी तुम्हारी जस्ट मूव करना शुरू करती है, तब तुम्हारे वो क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को तोड़कर वो आगे मूव करना शुरू कर जाती है कि नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन को तोड़कर आगे मूव करना शुरू कर जाती है। तो रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। वोल्टेज क्या दे रखी है, 6 वोल्ट दे रखी है। वी इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू निकाल सकते हो तुम, वी बाय आर। ठीक है, वी कितना है 6, आर कितना है 20, तो तुम्हारा करंट की वैल्यू निकल जाएगी, है कि नहीं। तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात थी नहीं, है कि नहीं, ये हो जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात मुझे लगता नहीं कि लग रही है। ठीक है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बस यहाँ पर तुम एक बार वैल्यूज लगा देना। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अब तुम आई की भी वैल्यू निकाल चुके, बी की वैल्यू निकाल चुके, एल की वैल्यू निकाल चुके, एम की वैल्यू निकाल चुके, जी की वैल्यू निकाल चुके, तुम सारी वैल्यूज निकाल चुके हो। बस तुम्हें यहाँ पुट करनी है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a straight wire of length L can slide on two parallel plastic rails kept in a horizontal plane with separation in between D. The coefficient of friction between the wire and the rail is mu. ठीक है, if the wire carries a current I, what minimum magnetic field should exist in the space in order to slide the wire on the rail. अब ये क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास दो प्लास्टिक की रेल दे दी है जिनके बीच में एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। यहाँ पर तुम्हारा एक वायर रख दिया। अगर मुझे इस वायर को मूव करना है, इसे आगे चलाना है, पीछे चलाना है, कहीं भी चलाना है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही हो, यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर लग रही हो या आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर लग रही हो या इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर लग रही हो, कितनी मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से ये चल पाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, मेरे दिमाग में एक बात आई। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, डायरेक्शन, इस क्वेश्चन में डायरेक्शन निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसने कहा है सिर्फ तुम्हें चलाना है। तो तुम कोई सी भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में मान लो, इस डायरेक्शन में मान लो, इस डायरेक्शन में मान लो, है कि नहीं, उससे तो तुम्हारा कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। तो ये सीधा कह रहा है कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगनी चाहिए ताकि ये इस फ्रिक्शन की फोर्स को ओवरकम कर सके, तो मैं क्या कहूंगा, फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ओवरकम्ड बाय फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ओवरकम्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स द मैग्नेटिक फोर्स है कि नहीं, यही है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी हुई, म्यू एम जी, है कि नहीं, तुम्हें म्यू भी गिवन है, एम भी गिवन है, जी भी गिवन है। और मैग्नेटिक फोर्स कितनी हुई, बी आई एल साइन थीटा। थीटा तुम्हें पता ही है 90 डिग्री है, क्यों, तुम मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर डालोगे, है ठीक है। और करंट तुम्हारा किसी ना किसी या तो प्लस आई डायरेक्शन में जा रहा है या प्लस जे डायरेक्शन में जा रहा है, या तो प्लस आई डायरेक्शन में जा रहा है या प्लस जे डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड भी या तो प्लस
माइनस के डायरेक्शन में जा रही है, प्लस के डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं? दोनों के बीच में एंगल हमेशा क्या रहने वाला है? 90 डिग्री रहने वाला है कि नहीं? तो यहाँ से तुम अगर बी की वैल्यू निकालोगे, क्या निकला? म्यू एम जी अपॉन में आई जो करंट दौड़ रहा है इंटू एल, आई इंटू एल इंटू साइन 90, 90 तो 1 होता है कि नहीं? तो तुम्हारा बी जिसने पूछा है मोटा मोटा मैग्नीट्यूड जो तुमसे पूछा है वो तुमने निकाल दिया आराम से। कोई ज्यादा बड़ी बात पड़ी नहीं, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात पड़ी नहीं इसके अंदर निकालने के लिए तुम्हें, है कि नहीं? तुमसे बस इतना ही पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब क्या है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वायर है, शोज अ वायर सर्कुलर वायर लूप, एक सर्कुलर वायर लूप है जिसकी रेडियस ए है। ठीक है, करंट आई उसके अंदर दौड़ रहा है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, कंसिडर अ स्मॉल पार्ट डी एल ऑफ अ वायर, हमें छोटा सा पार्ट इसका कंसिडर करना है, हमें एक छोटा सा पार्ट इसका कंसिडर करना है और फिर उसके ऊपर हमें फोर्स निकालते हुए बताना है। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑफ, और सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? फाइंड द फोर्स ऑफ द कंप्रेशन इनसाइड द वायर। ओके, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने पिछली बार एक तुमने देखा था कि क्वेश्चन करा था हमने, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछली बार भी हम कर चुके हैं, पिछली वीडियो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ये हमें क्वेश्चन खुद जो कह रहा है हम वो करते हैं। कह रहा है कि इस वायर को लो, ये सर्कुलर वायर है, इसमें से एक तुम एक छोटा सा पार्ट ले लो। ठीक है, तो लो मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का एक डीएल नाम का छोटा सा पार्ट ले लिया। अब ये कह रहा है कि तुम इसके अंदर फोर्स निकालो, तुम इसके अंदर क्या निकालो? फोर्स निकालो। निकाल देंगे फोर्स। अब क्या है, देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि करंट का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है, और तुम इस छोटे से वायर को, जो तुमने छोटा सा वायर, जो छोटा सा पार्ट तुमने लिया है उसके ऊपर फोर्स निकालनी है। तुम्हें पता है अगर मैं इस वायर के लूंगा तो ये वायर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, करंट तुम्हारा इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है। अब अगर मैं अब तुम कहोगे सर आपने यहाँ ले लिया, यहाँ क्यों लिया आपने? मैं कहूँगा देखो बेटा, यहाँ लेने का एक पर्टिकुलर मेरा रीजन था, मैं चाहता तो यहाँ भी ले लेता, मेरे लिए यहाँ लेना आसान है, लेकिन तुम्हारे लिए विजुअलाइज कराना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ मैंने ऊपर इसलिए लिया क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखता हूँ तो प्लस आई कैप आगे है, प्लस जे कैप पर है, माइनस आई कैप पीछे है और माइनस जे कैप नीचे है। बस इसी के लिए मैंने ये ऊपर वाला एलिमेंट लिया, तुम कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें राइट हैंड रूल करके नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने ये वाला एलिमेंट लिया है ताकि मैं तुम्हें सीधा सीधा डायरेक्शन बता सकूं कि फोर्स की क्या लगने वाली है इस पार्ट के ऊपर। मैं लूंगा एफ आई डी एल क्रॉस बी, है कि नहीं? आई एफ आई डी एल क्रॉस बी। ठीक है, डीएल किस डायरेक्शन में जा रहा है? तुम्हारा माइनस आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है। बी किस डायरेक्शन में जा रहा है? तुम्हारा माइनस के कैप डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? है कि नहीं? तो अब जो तुम्हारा क्या है, फोर्स होगा, जो तुम्हारा फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा तुम्हारा? याद रखो, फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा तुम्हारा? याद करो पिछली बार जो हमने करा था इसके क्रॉस प्रोडक्ट से ही करा था, माइनस जे कैप डायरेक्शन में जाएगा तुम्हारा फोर्स। किस डायरेक्शन में जाएगा तुम्हारा फोर्स? माइनस जे कैप डायरेक्शन में जाएगा। तो फोर्स जो है तुम्हारा वो इनसाइड एक्ट कर रहा है, इनसाइड एक्ट कर रहा है, एफ इनसाइड एक्ट हो रही है छोटे से पार्ट पर। अब ये फोर्स का डायरेक्ट, तुम कहोगे सर निकालना तो हमें मैग्नीट्यूड, तो आपने तो डायरेक्शन भी निकलवा दिया। तो भाई मैंने ये सिर्फ इसलिए निकलवाया ताकि तुम क्वेश्चन को पूरी तरह समझ पाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन द वायर, वायर के अंदर फोर्स ऑफ कंप्रेशन लग रही है, तुम्हें यही नहीं पता फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो तुम सेकंड पार्ट को कैसे डील कर पाओगे? है कि नहीं? क्वेश्चन में ही आंसर गिवन है, या मैं हमेशा कहता हूँ, तो पहले अपने आंसर को वेरीफाई तो कर लो, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो नहीं कर रहे, है कि नहीं? तो यहाँ पर मुझे पता चल गया जो इस छोटे से पार्ट डीएल पर फोर्स इनसाइड लग रही है, अंदर की साइड लग रही है, माइनस जे कैप डायरेक्शन में लग रही है। तो अगर मैं ऐसे अनंत छोटे पार्ट ले लूं, एक छोटा पार्ट, दूसरा छोटा पार्ट, तीसरा छोटा पार्ट, चौथा छोटा पार्ट, पांचवा छोटा पार्ट, ऐसे करके अनंत छोटे पार्ट ले लूं, तो मुझे पता है क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, इसकी भी फोर्स अंदर की तरफ लग रही होगी, इसकी भी फोर्स अंदर की तरफ लग रही होगी, इसकी भी फोर्स अंदर की तरफ लग रही होगी। तो ये जो टोटल सर्कुलर लूप जो मेरा बन रहा है उसमें हर डायरेक्शन से फोर्स अंदर की तरफ लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। और ये कौन सी फोर्स है? कंप्रेशन फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? कंप्रेशन फोर्स। ठीक है, अगर तुम लोग कड़ा पहनते हो या तुम कड़ा भी भूल जाओ, तुम्हारे पास कोई रिंग है, रिंग मान लो रिंग है, और जब तुम उसे कंप्रेस करते हो, कंप्रेस कैसे करते हो तुम उसे? तुम दो अंगूठों से उसे दबाते हो, ये तुम्हारा अंगूठा हुआ, है कि नहीं? ये तुम्हारा अंगूठा होता है, ये तुम्हारा अंगूठा होता है, तुम्हारी उंगली होती है। ठीक है, तुम उससे दबाने की कोशिश करते हो, तुम उसे प्रेस करने की कोशिश करते हो, तो ऐसी फोर्स लग रही होती है उसके अंदर भी,
है कि नहीं, कंप्रेशन फोर्स लग रही होती है। तो समझ गए ना मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ, किस कंप्रेशन फोर्स की बात कर रहा हूँ, कैसे विजुलाइज करा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो ये कंप्रेशन फोर्स लग रही है, तुमने उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपने ए पार्ट का तो निकाल लिया, तुम समझ भी गए कि हाँ कुछ कंप्रेशन फोर्स तो यहाँ पर एक्ट हो रही है। अब वो कितनी कंप्रेशन फोर्स एक्ट हो रही है, देखो अगर तुमने रोटेशन के कई सारे सवाल करे होंगे, मैकेनिक्स के कई सारे सवाल करे होंगे, तुम इसमें निकालना बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुमने सर्कुलर के कई सारे सवाल करे होंगे। देखो मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या कहूंगा कि ये मेरा सेंटर ओ है, ये मेरा सेंटर ओ है, ये मान लो मेरा छोटा सा पार्ट डीएल है, ये वाला मेरा छोटा सा पार्ट डीएल है, ये वाला, ये छोटा सा पार्ट डीएल मैंने अपना ले लिया। यहां से क्या है, ये कंप्रेशन फोर्स अंदर की तरफ एक्ट हो रही है, एफ सी, कंप्रेशन फोर्स अंदर की तरफ एक्ट हो रही है इस वायर पर, है कि नहीं। अगर मैं इस पार्ट को काटता हूं, सब वायर में से इस पार्ट को बाहर निकाल लेता हूं, इस पार्ट को बाहर निकाल लेता हूं, तो मुझे पता है कि क्योंकि ये वायर है और यहाँ पर कुछ फोर्स लग रही है एफ सी, तो उसको काउंटर करने के लिए इस वायर के अंदर अपनी फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी, है कि नहीं, अपनी कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, तभी तो ये अपनी शेप रिटेन रखेगा, है कि नहीं, नहीं डेवलप होंगे तो क्या, ये मुरझा जाएगा, खराब हो जाएगा, इसकी शेप खराब हो जाएगी। कैसे, ये बात कैसे आई, तुम बाहर निकले, ठीक है, और बाहर एक बहुत बड़ा बुली है, बाहर क्या है, बहुत बड़ा बुली है, वो सब बच्चों को पेले जा रहा है, मारे जा रहा है, ठीक है, लेकिन तुम हीरो हो, अब तुम बाहर निकले, वो तुम्हें आया मारने के लिए, आया पेलने के लिए आया, अगर तुम स्ट्रांग नहीं रहे, ठीक है, तो वो बुली तुम्हें मारेगा, पेलेगा, पीटेगा, है कि नहीं, तुम क्या हो जाओगे, तुम एकदम टूट जाओगे, तुम ऐसे 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 कुछ हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर खुद के स्ट्रेसेस हैं, तुम इतने मतलब मोटी चमड़ी के हो चुके हो कि अब उसकी मार से भी तुम्हारे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, तो क्या रहोगे, तुम अपनी शेप मेंटेन रखोगे, तुम दोस्तों में जाओगे, अबे उसने मारा मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी कुछ फोर्सेस लेटस से टी डेवलप हुई टी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या है, मैंने इस छोटे से एलिमेंट को, इस छोटे से एलिमेंट को सेंटर से कनेक्ट कर दिया, सेंटर से, सेंटर में क्या है, ओ है, उससे कनेक्ट कर दिया, है कि नहीं। तो अब मुझे पता चल रहा है कि बीच में कंप्रेशन फोर्स ऐसे लग रही है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं, तो क्या मैं निकाल पाऊंगा कि कितनी फोर्स लग रही है टेंशन की, ये कितनी फोर्स मतलब कंप्रेशन की इनसाइड द वायर लग रही है ना, टेंशन की इनसाइड द वायर लग रही है, वही तो हमें निकालनी है इंटेंडेड फोर्स, है कि नहीं। ये तो कंप्रेशन, एक्सटर्नल कंप्रेशन फोर्स हुई, ये तो एक्सटर्नल कंप्रेशन फोर्स हुई जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है, और जो वायर के अंदर खुद की फोर्सेस डेवलप हो रही है टी, ये हमें निकालना है, जो इंटरनल कंप्रेशन फोर्सेस है जो डेवलप हो रही है। तो फाइंड द फोर्स ऑफ कंप्रेशन इनसाइड द वायर कह रहा है, ये इनसाइड द वायर सिर्फ यही फोर्स है, ये तो आउटसाइड द वायर फोर्स लग रही है कि नहीं। तो इनसाइड द वायर फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसे ऐसे बना लूंगा, ये रहा मेरा वायर, ये रही मेरी टेंशन्स ऐसे जा रही है। अब क्योंकि एक ही वायर है तो दोनों टेंशनें सेम होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, मैं पहले यहाँ पर सबसे पहले तो इसे जोड़ दूंगा, इसके ए एंड को, या कह लो पी एंड को और क्यू एंड को जोड़ दूंगा। फिर यहाँ पर से मैं एक एंगल बना लूंगा थीटा, मान लिया ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी हमारा थीटा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस टेंशन को रिजॉल्व करूंगा, टेंशन को रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लूंगा। देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल सो थीटा हो जाएगा थीटा। अब मैं क्या करूंगा, देखो फोर्सेस कैसे बनाऊंगा, टेंशन कॉस थीटा, सिमिलरली इसके लिए भी टेंशन, सॉरी कॉस नहीं साइन थीटा, टेंशन साइन थीटा, टेंशन साइन थीटा, है कि नहीं, टेंशन साइन थीटा, टेंशन साइन थीटा। और ऊपर लग रही है कंप्रेसिव फोर्स, अंदर की साइड लग रही है कंप्रेसिव फोर्स, अंदर की साइड लग रही है कंप्रेसिव फोर्स। फिर तुम क्या करोगे, अब तुमने क्या कहा, इस वाली डायरेक्शन में देखो, टेंशन कॉस थीटा, टेंशन कॉस थीटा, तो तुम क्या कहोगे, एफ एक्स डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम है और कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये तो हमें यहीं से पता चल गया, टेंशन कॉस थीटा इक्वल टू टेंशन कॉस थीटा, यहाँ पर तो फोर्सेस कैंसिल हो गई एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं कहूँ एफ वाई डायरेक्शन में, एफ वाई डायरेक्शन में, तो मुझे पता चल रहा है टू टेंशन साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ एक्सटर्नल कंप्रेशन शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये जो टेंशन बनी मेरी, वो आई नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब उसका डायरेक्शन जो हमने लिया है उससे अपोजिट है, इनटू एफ एक्सटर्नल अपॉन में टू
साइन थीटा, है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, यहां पर से हमारा गेम शुरू होता है। एफ कितना है तुम्हारा, एफ कितना है, देखो एफ जो है तुम्हारा, जो ले रहे थे, जो छोटे से पार्ट पर ले रहे थे, तुम वो ले रहे थे, वो क्या ले रहा था, बी आई डी एल, है कि नहीं, अपॉन में 2 साइन थीटा, ये आया तुम्हारा। फिर तुम क्या करोगे, बी आई, अब तुम कहोगे डीएल कितना हुआ, डीएल कितना हुआ, ये क्या है, एक सर्कुलर रिंग है, ये क्या है, डीएल है, ये क्या है तुम्हारा डीएल, सर्कुलर रिंग, और ये एंगल क्या है, 2 थीटा। तुम स्मॉल एंगल वाला अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल सेक्टर वाले अप्रोक्सीमेशन से क्या जानते हो, डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीएल की वैल्यू आएगी आर इंटू 2 थीटा, है कि नहीं, ये तो हमें पता ही है। तो माइनस बी आई आर इंटू 2 थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा। अब क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से थीटा, तो बी आई आर 2 थीटा अपॉन में 2 थीटा, 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल हो जाएंगे मेरे। तो मेरा क्या बचा, जो मेरी टेंशन आई वो आई माइनस बी आई इंटू आर, क्या आई, बी आई इंटू आर, और इसका डायरेक्शन भी मुझे पता चल गया, है कि नहीं, डायरेक्शन भी मुझे पता चल गया। क्या चीज, मैंने क्या माना था डायरेक्शन को, बाहर की तरफ माना था, यूजुअली जो मैं मानता हूँ, है कि नहीं, मैं बाहर की तरफ ही मानता हूँ, लेकिन मेरा आंसर जो आया, मेरा जो आंसर आया वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, वो अंदर की तरफ आ रहा है। उससे भी मेरा वेरीफाई हो जाता है कि ये एक कंप्रेसिव फोर्स है, ये एक कंप्रेसिव फोर्स है, जो हमारा आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। हम मानकर चले थे कि ये जो कंप्रेसिव फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रही है, लेकिन कंप्रेसिव फोर्सेस कैसे एक्ट होती है, हमेशा इनवर्ट टाइप में एक्ट होती है, वो कॉन्ट्रैक्शन लाती है कि नहीं। तो नेगेटिव आने से हमारा पता चल गया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही निकल रहा है, ठीक है, और हमारी फोर्स अंदर की तरफ एक्ट हो रही है, जो कि क्या है, कंप्रेसिव है, जो कि क्या है, कंप्रेसिव है, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी आई आर है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी आई आर है, ठीक है। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, कह रहा है कि सपोज द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज आर, ठीक है, मतलब हमें जो ये वायर दे रखा था उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है आर, क्यों, ये वायर सिलेंड्रिकल होगा, है ना, सिलेंड्रिकल होगा ना, तो इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें आर दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द लूप, ये जो लूप है जो ए रेडियस का था, ये कितना और बढ़ गया, ये कितना और घट गया, है कि नहीं, जब मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ हुई, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, स्विच ऑफ हुई। तो देखो तुम्हारे को पता है जब मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी, इस पे फोर्स ऑफ कंप्रेशन एक्ट हो रहे थे, फोर्स ऑफ कंप्रेशन एक्ट हो रहे हैं, हर तरफ से फोर्स ऑफ कंप्रेशन एक्ट हो रहे हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर तरफ से फोर्स ऑफ कंप्रेशन एक्ट हो रहे थे। तो तुम्हें पता है कंप्रेसिव फोर्स जब एक्ट हो रहे होंगे, तो ये एक्चुअल जो सर्कल एक्चुअल लेंथ का था, एक्चुअल लेंथ का था, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो गया होगा, क्यों, कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहे थे। ठीक है, स्कूल में जाते हो, तुम्हारी वहाँ टीचर तुम्हें स्ट्रिक्ट तरीके से एक क्लास में बैठाए रखती है, तो तुम अच्छे बच्चे बने रहते हो, लेकिन जैसे ही वो टीचर जाती है तुम उत्पाद करना शुरू कर देते हो, है कि नहीं, मानते नहीं मानते, बिल्कुल यही काम हो रहा होता है। तो कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट होने की वजह से उसकी रेडियस थोड़ी छोटी हो गई होगी। तुमने क्या करा, तुमने वो जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी वो हटा दी, इसे रिमूव कर दिया तुमने, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दी, तो एकदम तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, तुम एक्सपैंड करने लगोगे और वापस जो तुम थे असली स्वरूप में तुम आ जाओगे। वो कह रहे हैं तुम ये बताओ कि ये जो असली स्वरूप था तुम्हारा कितना बड़ा था, और जो पुराने स्वरूप से और असली स्वरूप के बीच में जो चेंज इन रेडियस आई वो कितनी थी, तुम्हें मोटी मोटी वो चीज निकालनी है। तो मैंने कहा ठीक है मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, देखो तुम्हें पता है पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, ये छोटा सा पार्ट मैंने लिया था और यहाँ पर कुछ कंप्रेसिव फोर्स टी एक्ट हो रही थी, कंप्रेसिव फोर्स टी ऐसे एक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से ये छोटा सा पार्ट कंप्रेस कर रहा था, ठीक है। हमारी एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स थी ना, एक एक्ट हो रही थी एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स एफ सी, उसकी वजह से ये जो दो टी एक्ट हो रहे थे उसकी वजह से ये कंप्रेस कर रहा था, है कि नहीं। अगर तुमने ये समझो, ये भारी मैग्नेटिक फील्ड हटा दी जिसकी वजह से ये कंप्रेसिव फोर्स लग रही थी, उसकी वजह से ये टी हट जाएगा, है कि नहीं, ये टी हट जाएगा, और अगर ये टी हट गया तो ये कंप्रेशन से वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पर आनी शुरू हो जाएगी, है कि नहीं। अब ये इतना छोटा है तो ये वापस बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। अब हम वो निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, देखो तुमने सॉलिड्स पढ़ा है, सॉलिड्स पढ़ा है कि नहीं, तुम्हें पता है यंग्स मॉडुलस वाला हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। यहाँ स्ट्रेस कौन सा लग रहा है, यहाँ लग रहा है तुम्हारा स्ट्रेस टी पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर अपॉन में चेंज इन लेंथ,
चेंज इन लेंथ अपॉन में टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई इंटू ए, वायर की टोटल लेंथ कितनी होगी सरकमफ्रेंस के हिसाब से 2 पाई इंटू ए, है कि नहीं, होगी नहीं होगी, लॉजिकल है। अब तुम्हें निकालनी है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ तुम कैसे लिख सकते हो, देखो तुम्हारी ओरिजिनल लेंथ कितनी है 2 पाई इंटू आर, आर कहने का मतलब ए के बराबर, है कि नहीं, मैंने किसी भी एक पॉइंट पर ले लिया, लेटेस्ट से वहां पर आर थी। अब तुम निकालोगे चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई इंटू डेल्टा ऑफ रेडियस, कहने का मतलब है चेंज इन दिस रेडियस आर, ए सॉरी ए, जिसे मैंने अभी यहाँ पर आर लिख रखा है फॉर माई कन्वीनियंस, तुम ए लिख सकते हो, कोई परवाह नहीं पड़ रही, क्योंकि ए एक कांस्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, क्योंकि डेल्टा ए जीरो हो जाएगा, इसलिए अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने डेल्टा आर लिख रखा है, एक वेरिएबल ले रखा है जो कि जीरो नहीं हो सकता। अब मैं इस फॉर्मूले में लगा दूंगा, तो y इक्वल टू टेंशन कितनी आ रही थी बी आई इंटू ए अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है पाई आर स्क्वायर, चलो तुम ऐसा करो डेल्टा ए ही ले लो, क्योंकि आर तो हमने किसे असाइन कर रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर को असाइन कर रखा है, तो तुम ये मत लो, ये मत लो, ये मत लो, डेल्टा ए ले लो, यहाँ ए ले लो, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द वायर क्या होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द वायर होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर आ जाओ, मेन बात पर आ जाओ, तो y इक्वल टू बी आई ए पाई आर स्क्वायर अपॉन में चेंज इन लेंथ 2 पाई डेल्टा ए अपॉन में जो लेंथ थी टोटल लेंथ 2 पाई इंटू ए, 2 पाई इंटू ए, तो यहाँ से मैं डेल्टा ए निकाल सकता हूँ, चेंज इन रेडियस ऑफ द वायर कितनी आ गई, चेंज इन रेडियस ऑफ द वायर है आई ए स्क्वायर बी अपॉन में पाई आर स्क्वायर वाई, रीअरेंज करने पर इतनी सी आ गई। तो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं था, क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं था, लेकिन जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस थी वो थी कि यहाँ पर दो कंसेप्ट का यूज हुआ, दो कंसेप्ट यूज हुए, पहला अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बीटेक में कहा जाता है, ठीक है, या कह लो तुम सॉलिड्स का कंसेप्ट यूज हुआ हमारा, सॉलिड्स का कंसेप्ट यूज हुआ हमारे किसका, यंग्स मॉडुलस वाला, यंग्स मॉडुलस वाला सेक्शन का, ठीक है। और दूसरा जो कंसेप्ट इसमें यूज हुआ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, है कि नहीं, तो ये दो कंसेप्ट यूज हुए, ठीक है, तो तुम्हारा पिछला कंसेप्ट भी रिफ्रेश हो गया, नया कंसेप्ट भी तुम्हें आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछे जा सकते हैं, मेंस में, एडवांस में कोई नहीं पूछता, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 27वां, 27वां क्या कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है बी इज इक्वल टू बी नॉट 1 + x/l के कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दे रखी है, इज गिवन इन द रीजन, मतलब वो इस फंक्शन के हिसाब से दे रखी है, ठीक है। अ स्क्वायर लूप ऑफ एज लेंथ, अ स्क्वायर लूप ऑफ एज लेंथ carrying a current I is placed with its edge parallel to xy axis. Find the magnitude of net magnetic field experienced by the force. अच्छा, देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर सही से समझाता हूँ, ठीक है। तो क्या करा है इसने, इसने एक एक्स वाई प्लेन ले लिया, ये रहा तुम्हारा एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, और क्या करा, एक प्लेट ले ली, स्क्वायर प्लेट ले ली, ठीक है, एक बार पहले मैं ये बनाकर यहाँ पर तुम्हारा रख देता हूँ, एक स्क्वायर प्लेट ले ली तुम्हारी और उसे ऐसे रख दिया, स्क्वायर प्लेट को बिल्कुल ऐसे रख दिया, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन था और ये तुम्हारी स्क्वायर प्लेट थी, ये तुम्हारी रख दी, ये है तुम्हारा एक्स वाई प्लेन, ये तुम्हारी स्क्वायर प्लेट रख दी, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन हो गई, ये पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। अब ध्यान से देखो, ये जो स्क्वायर प्लेट है ये फॉल कर रही है एट 0 0 और एट सर्टेन लेंथ एल तक जा रही है, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया एल एल हो गया, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 L हो गया, तो ये ऐसे भाग रही है कि लेंथ क्या है इसकी एल है। अब ये क्या कह रहा है, तुम्हें नेट मैग्नेटिक फोर्स इस पर निकालनी है जब मैग्नेटिक फील्ड इस फंक्शन के हिसाब से दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड इस फंक्शन के हिसाब से दे रखी है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब यार ध्यान से देखो, एट एक्स इक्वल टू 0 कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी नहीं, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नहीं कर रही, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर अगर मैं देखूँ, एट एक्स इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई, 0 हुई, लेकिन अगर मैं छोटा सा डेल्टा एक्स भी आगे बढ़ जाता हूँ, डेल्टा एक्स भी आगे बढ़ जाता हूँ, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होनी शुरू हो जाएगी, तो एट एक्स इक्वल टू एल जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है वो हो रही है 2b0 एक्ट हो रही है, कितनी हो रही है यहाँ पर 2b0 मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है इन द डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, द डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ दे रखा है ना प्लस के कैप दे रखा है कि नहीं, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है वो हो रही है 2b0 एक्ट हो रही है, 2b0 एक्ट हो रही है। अब देखो ये टोटल जगह यहाँ 2b0 एक्ट हो रही है, अगर यहाँ पर भी देखो यहाँ 2b0 एक्ट हो रही है, मान लो यहाँ कुछ एक्ट हो रही होगी, ठीक है, ये L/2 के डिस्टेंस पर है, L/2 के डिस्टेंस पर है, तो यहाँ B0 एक्ट हो रही होगी,
ये थोड़ा सा आगे है, यहाँ कुछ और एक्ट हो रही होगी, मतलब हर पॉइंट पे एक अलग मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है, हर पॉइंट पे एक अलग मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है। अगर मैं इस लूप को ऐसे देखूं, ये मेरे पास लूप दे रखा है। अब पहले तो हम एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, जो मेन डायरेक्शन है जिसमें हमें आंसर निकालने का एक आइडिया मिल रहा है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के ही डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पर फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और करंट आई इसमें दौड़ रहा है, लूप के अंदर करंट आई भी तो दौड़ रहा है, बिना तो उसके यहाँ मैग्नेटिक फोर्स होने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेटस से करंट आई किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, यहाँ पर करंट आई एक बार चेक कर लेते हैं किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो करंट आई का कोई डायरेक्शन यहाँ पर दे नहीं रखा, मेरे हिसाब से कोई डायरेक्शन नहीं दे रखा। मैं मानकर चलता हूँ कि करंट आई हमारे नॉर्मल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ रहा है, नॉर्मल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आई हमारा दौड़ रहा है। तो ये लो, करंट आई तुम्हारा नॉर्मल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ऐसे तुम्हारा करंट आई दौड़ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, टेक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ पर तो मैग्नेटिक फोर्स लगनी नहीं वाली। यहाँ देखो, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, यहाँ पर लगेगी F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। एल किस डायरेक्शन में है तुम्हारा, एल है माइनस जे कैप डायरेक्शन में, और बी किस डायरेक्शन में है तुम्हारा, के कैप डायरेक्शन में। तो माइनस जे क्रॉस माइनस के इज इक्वल टू माइनस आई कैप डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये वाले वायर के अंदर, अगर तुम वायर को नाम दे लो, एक वायर नाम दे लो आराम से चाहो तो, इसे क्या नाम दे रहे हो, ए बी सी डी। तो जो तुम्हारा वायर है सी डी, उसके अंदर तुम्हारी माइनस जे कैप डायरेक्शन में, सॉरी माइनस आई कैप डायरेक्शन में, माइनस आई कैप डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रही है, बी आई एल फोर्स एक्ट हो रही है माइनस जे कैप डायरेक्शन में। फोर्स ऑन सी डी इज एक्टिंग ऑन माइनस आई कैप डायरेक्शन बी आई एल। ठीक है, तो वो इस तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, और ये तो फोर्स कोई लगी नहीं रही है इस वाले वायर पे। अच्छा, अब तुम कहोगे सर ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो आपने एक्स डायरेक्शन में निकाल दी कि ये बंदा इस तरफ टोटल फोर्स लग रही है, इस तरफ टोटल फोर्स लग रही है माइनस आई कैप डायरेक्शन में। लेकिन वाई की बात हम कैसे करें, मैंने कहा वाई की भी बात कर लेते हैं। तुम कहोगे सर कैसे बात करें, क्योंकि वाई पर तो हर जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। अगर तुम ये लोगे इस पॉइंट पे एक अलग मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि तुम्हें दिखता रहे। इस पॉइंट पे एक अलग मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे एक अलग मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इस पॉइंट पे एक अलग मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, है कि नहीं। सिमिलरली इस टोटल लाइन पर अगर तुम देखोगे, हर पॉइंट की एक लाइन खींच लो वाई डायरेक्शन में, मतलब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक लाइन खींचते रहो, तो तुम्हें पता है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही लगने वाली है कि नहीं, जिसका मैग्नीट्यूड ये वाली मैग्नेटिक फील्ड से कम होगा, है कि नहीं, है ना। तो मान लो B1 B2 B3 B4 B5 B6, क्यों, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, B इक्वल टू हमें एक फंक्शन दे रखा है B नॉट 1 प्लस एक्स बाय एल के कैप। तो हमें पता है B1 इज लेस देन B2 इज लेस देन B3 एंड सो ऑन, है कि नहीं। तो तुम कहोगे सर अब हम कैसे निकालें कि बाई डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है। मैंने कहा एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, ये ले लिया तुमने एक छोटा सा एलिमेंट DL का ले लिया। अब इस DL का एलिमेंट सिर्फ तुम्हारा इतना है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिंग B1, क्या लग रही है, B1 एक्ट कर रही है, B1 एक्ट कर रही है कि नहीं। अब देखो करंट कैसे जा रहा था तुम्हारा, करंट की डायरेक्शन हमने क्या ले रखी थी, हमने ले रखी थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट की ले रखी थी, करंट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रखी थी। तो करंट इस तरफ तुम्हारा जा रहा था आई, करंट इस तरफ तुम्हारा जा रहा था आई। तो देखो ऊपर वाले को अगर तुम देखो, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई एल क्रॉस बी से तुम्हारे को पता चला, आई एल क्रॉस बी से आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप से माइनस जे कैप डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। इसकी फोर्स क्या हुई, माइनस के कैप डायरेक्शन में लग, माइनस जे कैप डायरेक्शन में लगी। और इस वाली की फोर्स जो नीचे वाली की अपोजिट होगी, क्यों डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, इस वाली की फोर्स ऊपर की साइड लग रही है, प्लस जे कैप डायरेक्शन में लग रही है कि नहीं। तो इससे तुम्हें पता चला कि एक छोटे से एलिमेंट पर, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेटस से B1 ही है, ठीक है, वहां पर जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स लग रही है वो कितनी है, जीरो लग रही है। नेट फोर्स कितनी लग रही है, जीरो लग रही है इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो इससे तुम्हें पता चल गया कि भाई वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, वो एक दूसरे को हर पल हर स्ट्रिप पे बैलेंस कर रही है, हर पल हर स्ट्रिप पर बैलेंस कर रही है। तो नेट फोर्स सिर्फ किस डायरेक्शन में लगी, माइनस आई कैप डायरेक्शन में लगी,
माइनस आई कैप डायरेक्शन में लगी, वो भी किस वायर की वजह से, इस वाले वायर की वजह से, सी और डी, है कि नहीं, यही नाम था ना सी और डी हमारा, हाँ सी और डी की वजह से। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, होपफुली तुम समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें इंटीग्रेट करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था कि तुम एक छोटा सा पार्ट ले लो फिर तुम उसे इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो मैंने बता दिया तुम्हें कि एक तुम छोटी सी स्ट्रिप ले लो, तुम एक छोटी सी स्ट्रिप ले लो, उस पर फोर्स निकाल लो और बाकी की स्ट्रिप्स को उसमें ऐड करना शुरू कर दो। अगर एक छोटी सी स्ट्रिप पर ही फोर्स जीरो लग रही है, नेट फोर्स जीरो लग रही है, तो बाकी की स्ट्रिप्स भी ऐड होकर क्या उखाड़ लेंगी, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगी, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, प्यार से चल रहा हूँ, तुम्हारे लिए चल रहा हूँ ताकि तुम सारे कंसेप्ट कंज्यूम कर पाओ, तुम्हें ज़्यादा कुछ चीज़ की ज़रूरत ना पड़े इसके अंदर। फास्ट फास्ट तो मैं भी करा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, धुरंधर तो मैं भी हूँ। अब क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या रहा है कि एक तुम्हारा वायर है, ठीक है, वायर वी वेलोसिटी से भाग रहा है, अंदर इस वायर के इलेक्ट्रॉन होंगे, है कि नहीं। अब क्या है, द एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द वायर हमें निकालना है। अब हमें पता है कि हम वो फोर्स ऑन अ फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, एक चार्ज पार्टिकल है वो वी वेलोसिटी से इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है कि नहीं। वायर में क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वी, अब वायर वी वेलोसिटी से आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से जाएंगे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एक्ट कर रही है, तो कितनी हुई, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू कितना है माइनस क्यू, है कि नहीं, चार्ज भूलो मत, नेचर ऑफ द चार्ज, वी क्रॉस बी, वी बी साइन 90 डिग्री, है कि नहीं। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, ये आई डायरेक्शन में है और ये माइनस के डायरेक्शन में है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री का है। तो ये क्या निकला, क्यू वी बी, क्यू वी बी में मैं नेगेटिव साइन नहीं ले रहा क्योंकि मैं नेगेटिव साइन का यूज करूंगा डायरेक्शन देने में, डायरेक्शन देने में। ठीक है, और डायरेक्शन मेरा क्या निकलेगा, वी क्रॉस बी से मुझे पता चल रहा है डायरेक्शन क्या निकल रहा है, वी क्रॉस बी, वी किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में, बी किस डायरेक्शन, माइनस के डायरेक्शन में। आंसर क्या आ रहा है, के क्रॉस आई का आंसर आया प्लस जे कैप डायरेक्शन, लेकिन हमारे पास चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से आंसर क्या आया, माइनस जे कैप डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारी फोर्स एक्ट कर रही है वो हो रही है क्यू वी बी इंटू माइनस जे कैप डायरेक्शन, इन माइनस जे कैप डायरेक्शन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड वन एंड रिजल्टिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर। कहने का मतलब है ये जो वायर था, अब क्योंकि जो फोर्स एक्ट हुई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उससे वो माइनस जे डायरेक्शन में मूव करे और सारे के सारे यहाँ कंसंट्रेट हो गए, यहाँ पर सारे के सारे कंसंट्रेट हो गए। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो सारे पॉजिटिव चार्ज कैरियर यहाँ पर आ जाएंगे, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेट हो जाएगी, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेट हो जाएगी। द रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप व्हेन द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन बैलेंस द मैग्नेटिक फोर्स। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहने का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जमा होना तभी खत्म होगा जब ये जो इलेक्ट्रिक वो है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज कैरियर जो लग रही है वो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर ले, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज कैरियर जो लग रही है वो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर ले। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारी यहाँ लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स तुम्हारी यहाँ लगी, अगर ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी भाग नहीं पाएगा, क्यों, नेट फोर्स कितनी हो गई, जीरो हो गई, है कि नहीं। तो ये कह रहा है, बस यही कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में स्टॉप हो जाएगी, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ऐसे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स क्या होती है, ई इंटू क्यू, और इसकी फोर्स क्या है, क्यू वी बी, चार्ज दोनों का सेम है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ई की वैल्यू क्या निकली, वी इंटू बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो आई। अब ये क्या कह रहा है, What is the potential difference between the end of the wire? Potential difference between the end of the wire निकालो। ठीक है, अब तुम्हारे को पता है कि वायर में इलेक्ट्रॉन सेटअप हो चुका है, वायर में इलेक्ट्रॉन सेटअप हो चुका है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ प्रोटॉन आ गए, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन गई। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तुम्हें पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू ई डी, लूजली तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, V इक्वल टू ई डी, तो E हमारे को पता है कितना निकला हमारा, E पीछे से देख लो एक बार, पीछे से देख लो, V इंटू बी, और D हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, तो V B L हमारी क्या हुई, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये क्या हुई हमारी पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द वायर जो सेटअप हुई हमारी। ठीक है, तो ये तो आसान था, ज्यादा बड़ा कुछ था नहीं। तो देखो क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, इसके अंदर से हमें बहुत ब्यूटीफुल फिनोमिना पता चला कि
ऐसे वायरों के अंदर हमारे जो वायर भाग रहे हैं किसी वेलोसिटी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी भाग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं कंसंट्रेट हो जाएंगे और उसकी वजह से अंदर क्या हो जाएगा, एक डिफरेंस इन चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी शुरू हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये फिनोमिना हमें पता चला। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इस फिनोमिना को क्या कहते हैं अच्छे से और बारीकी से, लेकिन अभी तो क्वेश्चन करते हैं। 29th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है, अ करंट आई इज पास थ्रू अ सिल्वर स्ट्रिप ऑफ विड्थ डी। ठीक है, ये तुम्हारी सिल्वर स्ट्रिप दे रखी है। ठीक है, सिल्वर स्ट्रिप ऑफ विड्थ डी, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज एन, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो सबको याद है, बच्चे बच्चे को क्या याद है कि नहीं, याद है कि नहीं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे कहते हैं, वी डी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो हमें पता है सिंपल फॉर्मूला, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई इज द करंट, n is the electron per unit volume, e is the charge of the electron, a is the area of cross section, vd is the drift velocity। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने यहाँ से निकाली, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकली, आई अपॉन में एन ई ए, और ए क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द रीजन एज शोन। ठीक है, ये रीजन देख लो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, तुम्हारा ये वायर है, करंट ऐसे इसमें से दौड़ रहा है। ठीक है, what is the average magnetic force on the electron, what is the average magnetic force on the electron। सबसे पहली बात है, तुम कहोगे सर वायर तो यहाँ मूव नहीं कर रहा, वायर मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है यहाँ पर वायर मूव। पिछले वाले क्वेश्चन में वायर मूव कर रहा था, यहाँ नहीं कर रहा, तो यहाँ पर फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा वो वायर, हमें उस वाले क्वेश्चन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसा कोई रिलेशन नहीं निकालना था, वहाँ करंट दे रखा था, नहीं दे रखा था ना, तो वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी नहीं थी। अगर वहाँ करंट होता तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एक प्ले में आ जाती है कि नहीं, मगर वायर मूव कर रहा था, वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रोल नहीं था। यहाँ पर करंट है, करंट आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो सेटअप हुआ है बैटरी की वजह से, उसकी वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भाग रहे हैं, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भाग रहे हैं। तो उसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मिल गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई। अब उनके पास वेलोसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है ऐसे। तो कहने का मतलब है दोनों चीजें हैं जो कि हमारी फोर्स लगा सकती है, मैग्नेटिक फोर्स बना सकती है ना, है कि नहीं। तो ये बन सकता है नहीं बन सकता, ये फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है नहीं लग सकता, सारी कंडीशन मीट हो रही है। तो क्यू क्या हुआ, नेगेटिव ऑफ क्यू हुआ, वी डी क्रॉस बी, वी डी क्रॉस बी, ये तो तुम लगा सकते हो। तो ये बन जाएगी तुम्हारी फोर्स यहाँ पर। ठीक है, अगर अब देखो जो क्या कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है, क्यू वी डी बी साइन 90 डिग्री, है कि नहीं। तुम अपने आप समझ सकते हो 90 डिग्री क्यों होगा यहाँ पर, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं कि 90 डिग्री क्यों होगा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा जो मोटा मोटा बन गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से तुम्हारा पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से जो तुम्हारा पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन है उस पर क्यों मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, ये मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया। अब जो मुझे तुम्हें बताना है वो है ये, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट एक्यूमुलेटेड ऑन वन साइड ऑफ द कंडक्टर अलोंग इट्स लेंथ। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हो रहा था कि एक साइड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आकर जमा होने शुरू हो गए थे। दिस प्रोड्यूसेस ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विच अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर सेटअप हो गई जो कि मैग्नेटिक फोर्स को, जो कि मैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर लग रही थी उसका अपोज कर रही थी, जिससे रीडिस्ट्रीब्यूशन रुक रहा था। फाइंड द मैग्नेट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल फर्दर स्टॉप द एक्यूमुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमें फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो ये एक्यूमुलेशन को रोक पाए, जमाखोरी को रोक पाए। तो सारे पॉजिटिव यहाँ हो गए थे, नेगेटिव यहाँ पर आ गए थे, है कि नहीं। ऐसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर रही थी। तो हम निकाल सकते हैं ई इंटू क्यू इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू वी बी, और वी क्या है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ई की जो वैल्यू आ गई वो हो गई वी डी इंटू बी। फिर से अब देखो, अब निकालना है डी पार्ट, सी पार्ट खत्म हो गया, डी पार्ट देखो, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द विड्थ ऑफ द कंडक्टर, अक्रॉस द विड्थ ऑफ द कंडक्टर। इसने क्या कहा, अक्रॉस द लेंथ नहीं, अक्रॉस द विड्थ ऑफ द कंडक्टर। इसने कहा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेशन। ठीक है, इसने कहा विड्थ ऑफ द कंडक्टर निकाल, तो v इक्वल टू ई डी, v इक्वल टू ई डी। अब इसने क्या कहा है, ध्यान से सुनना, अक्रॉस द विड्थ, अक्रॉस द विड्थ इसने पूछा है। तो क्या लिखोगे तुम, e, और ये जो विड्थ हमें दे रखी है d, क्रॉस द विड्थ ये d।
ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जम जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन जम गए, यहाँ प्रोटॉन जम गए अक्रॉस द विड्थ। इसके पोटेंशियल डिफरेंस निकालते V इंटू ई डी, और E का तुम्हें पता ही है क्या है ना, E तो तुम निकाल ही चुके हो यहाँ पर से, V इंटू डी, वी डी इंटू बी डी, और वी डी तुम निकाल चुके हो आई अपॉन में एन ई ए, आई अपॉन में एन ई ए बी डी है, और ए का मतलब तो तुम्हें पता ही है, जो तुम्हारा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हें मोटा मोटा ये सब पता चल गया कि हमारा कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लगने वाला है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। तो अब इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ। ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड का लगना, इसे कहते हैं हॉल इफेक्ट, ठीक है। द अपीयरेंस ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द हॉल इफेक्ट। तो ये देखो, तुमसे लूजली भी ये पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन में कि हॉल इफेक्ट क्या होता है। अगर हॉल इफेक्ट एस्टेब्लिश हो रहा है तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें निकालो, और तुम्हें पता ना हो हॉल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो कितनी ब्यूटीफुल बुक है कि तुम्हें सब कुछ बता ही रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁸ कूलम एंड मास ऑफ दिस ग्राम इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ दिस इन अ रीजन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द नहीं, द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय द पार्टिकल एंड आल्सो द टाइम पीरियड। कहने का मतलब है, देखो तुम्हारे पास एक रीजन है, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा, जिसका डोमेन इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट है। इसके अंदर कहीं एक पार्टिकल है, तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है, तुमने उसे एक वी वेलोसिटी, और ये जो तुम्हारा रीजन है, इसमें जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है लेट अस से अंदर की तरफ लग रही है कि नहीं। तो ये जो पार्टिकल है तुमने वी वेलोसिटी से फेंका, तो ये पार्टिकल एक सर्कल को इंस्क्राइब करेगा। मैं कहने का मतलब इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या हो जाएगी, एक सर्कल जैसी ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, तुमने पढ़ा है कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सर्कल बना देगा, ये जो सर्कल बनाएगा इसकी इसने पूछी है रेडियस क्या होगी। दो चार चीजें ध्यान में रखने की बात है। जब भी एक पार्टिकल को तुम किसी वी वेलोसिटी से किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया के अंदर फेंकते हो, यहाँ पर एक नोट लिख लो, एज द मैग्नेटिक फोर्स, लिख लो आराम से लिख लो, ठीक है, एज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, एज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज्ड particle is perpendicular to the velocity, it's perpendicular to the velocity, it does not do any work, it does not do any work or on the particle, it does not do any work on the particle। देखो कैसे, मैंने ये क्यों लिखवाया है, ये इसलिए लिखवाया है कि भाई तुम्हें याद रहे। अब जब कंसेप्ट आ चुका है, ये कंसेप्ट है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, कंसेप्ट है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैंने सोचा ये कंसेप्ट लिखवा देना जरूरी है, तुम्हारे दिमाग में भेजे में रहेगा, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी आर। देखो मैग्नेटिक फोर्स को ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारी कैसे लग रही है, मान लो ये तुम्हारा पार्टिकल है, ठीक है, तुम्हारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तुम्हारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो तुम डिस्प्लेसमेंट क्या करोगे, इसी डायरेक्शन में करोगे, डी आर डिस्प्लेसमेंट, लेटस से 1 से लेकर 2 तक की तुम्हारी डी आर डिस्प्लेसमेंट है। और तुम्हारी फोर्स कैसी लग रही है, फोर्स इनवर्ट साइड लग रही है, ऐसे लग रही है, ये तुम्हारी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है कि नहीं। दोनों के बीच में जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डी वेक्टर, और ये जो एफ वेक्टर है, इसके और इसके बीच में क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एफ डॉट डी आर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एफ डॉट डी आर का मतलब क्या होता है, एफ डी आर कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं। तो ये नोट मुझे लिखवाना जरूरी था। इस नोट के तहत मैं ये कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी या स्पीड ऑफ पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी या स्पीड ऑफ पार्टिकल नहीं चेंज होंगे, विल नॉट चेंज ड्यू टू
द मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। मैंने सोचा ये छोटी सी टिप यहाँ पर तुम्हें लिखवा देता हूँ, ये लिख लेना। अब वैसे तो इस टिप का पता नहीं कहाँ यूज हो जाए, मगर फिर भी अब कॉन्सेप्ट चल रहा था तो लिखवा दिया। अब ये क्या कह रहा है, सर्कल का रेडियस निकालना है, सर्कल का रेडियस निकालना है। देखो दो चार चीजें मैं अपनी वीडियो में बोलता रहता हूँ, स्लो पढ़ाता हूँ, सब तुम्हारे लिए ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। मुझे सबको सब कुछ सिखाना जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ धुरंधर बच्चे को दिमाग में लेकर पढ़ा रहा हूँ। तुम धुरंधर हो या नहीं, सीखना तो तुम्हें मेरी वीडियो से पड़ेगा ही, ठीक है। तो आर निकालना है। तो देखो एक बात है, ये तुम्हारा पार्टिकल है, ठीक है, ये तुम्हारा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। फोर्स सेंट्रीपिटल लग रही है, फोर्स सेंट्रीपिटल लग रही है कि नहीं। तो जो तुम्हारी मैग्नेटिक फोर्स है वो बैलेंस करेगी तुम्हारी सेंट्रीपिटल फोर्स को, है कि नहीं। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही है यहाँ पर, है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होनी चाहिए। या तुम ऐसा कह लो, अगर तुम सीडो सीडो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेते हो तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की साइड लग रही है और सीडो फोर्स बाहर की साइड लग रही है कि नहीं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रही है तुम्हारी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये कह लो तुम। अब मैंने क्या करा, तुम्हारी मैग्नेटिक फोर्स कितनी है, मैग्नेटिक फोर्स क्या एक्ट हो रही है, क्यू वी बी साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या है 90 डिग्री, मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, है कि नहीं। तो आर अगर मुझे निकालना है, वी से वी उड़ा दो एक, एम वी एम वी बाय क्यू बी, एम वी बाय क्यू वी, ये तो तुम्हारी रेडियस निकल गई। अब बताना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, जितनी भी रेडियस का तुमने सर्कल काटा, जितनी भी रेडियस का तुमने सर्कल काटा, यहाँ से वापस तुम यहीं पर आओगे घूमकर, है कि नहीं। जितनी भी रेडियस का तुमने सर्कल काटा, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है तुम्हारी, जिस वेलोसिटी से तुम्हें फेंका गया है, घुमाया जा रहा है, वी वेलोसिटी, है कि नहीं, जो तुम्हें दी गई है। तो 2 पाई आर बाय वी लिख सकते हो। आर का फॉर्मूला तो तुम निकाल ही चुके हो, एम वी बाय क्यू बी मल्टीप्लाई 2 पाई अपॉन में वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना 2 पाई m बाय क्यू बी। ये तो तुम्हारा भाई इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ये रहा टाइम, ये रही रेडियस, ठीक है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, इसके बाद में जो है टेक अवेज की बात करूंगा, ठीक है। तो टेक अवे जरूर लेते जाना इस वीडियो के। ऑल राइट गाइस, तो टेक अवेज देख लो, टेक अवेज क्या क्या है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, जो तुम्हें याद है हमने क्वेश्चन करा था जिसमें रेलिंग पर तुम्हारा वायर स्लाइड कर रहा था, रेलिंग के बीच का कोई म्यू नहीं था, रेलिंग में कोई म्यू नहीं लग रहा था, है कि नहीं, याद आया। और क्या कहते हैं, फिर वो ग्राउंड पर जाके वायर चलने लगा था, ग्राउंड पर जाके वायर चलने लगा था, तो क्या कहते हैं, ग्राउंड पर तुम्हारा म्यू जीरो नहीं था, याद आया वो क्वेश्चन, पहले पहले करा था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से देखो, उसमें जो मैंने कंसेप्ट यूज करा वो एनर्जी का कंसेप्ट था, कि तुमने जो रेलिंग के अंदर रहते हुए, जो रेलिंग के अंदर रहते हुए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी, है ना, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी, या तो अंदर थी या तो बाहर थी, उसकी वजह से यहाँ फोर्स डेवलप हो गई थी, है कि नहीं, फोर्स डेवलप से आगे जा रहा था। तो वर्क डन जो इस मैग्नेटिक फोर्स द्वारा करा गया इस वायर के ऊपर, ठीक है, वर्क डन कितना, एल लेंथ के लिए, जब तक रीलिंग थी, तो एफ डॉट एल है ना, ये वाला जो वर्क डन हमने करा था, वर्क डन बाय एफ मैग्नेटिक इनसाइड द रेलिंग, क्योंकि कोई यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं था, तो यहाँ तो कोई एनर्जी जा नहीं रही थी, टोटल टोटल वर्क डन वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, है ना वो। अब अगर मैं ये हटा दूं, ग्राउंड हटा दूं और इसे स्पेस में ले जाऊं जहां पर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो क्या होगा, अगर ये मैग्नेटिक, अगर ये रेलिंग खत्म भी हो जाएगी तो भी ये अनंत तक चलता रहेगा बाय द वर्च्यू ऑफ इनर्शिया, है कि नहीं। तो वो जो वर्क डन है वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो वो जो वर्क डन है वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, है कि नहीं। और जैसे ही तुम ग्राउंड पर आए जहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट था, तो फ्रिक्शन ने क्या कर दिया, उस एनर्जी को क्रीप करना शुरू कर दिया, मतलब एज अ हीट वो एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, तो वर्क डन लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन और एनर्जी लॉस्ट के बराबर हो जाएगी। तो तुम निकाल सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस जो आ रहा था, है कि नहीं। तो ये तो पहला टेक अवे था। दूसरा टेक अवे देखो, जो लूप था, लूप वाली प्रॉब्लम की बात करी गई, कि लूप करंट कैरिंग कंडक्टर था, ठीक है, और क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लग रही थी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लग रही थी, तो उसकी वजह से जो
कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहे थे, जो यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहे थे इस वायर पे, इस टोटल वायर पे एज अ होल अगर देखा जाए तो सिमेट्री की वजह से क्या होगा, जीरो हो जाएंगे एज अ होल, सिमेट्री की वजह से जीरो हो जाएंगे। लेकिन एक छोटे से अगर तुम उसके कण को ले लो, एक छोटे से क्या कह लो, एक पार्टिकल को ले लो, उसके छोटे से एक पीस को ले लो, तो उस पर कितनी फोर्स डेवलप होगी, आई उसकी लेंथ पार्टिकल की dl इंटू बी। ठीक है। जो तीसरा मेरा प्यारा सा टेक अवे था, जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे था, वो ये था कि एज अ होल फोर्स तो जीरो हो गई, यहां पर एज अ होल फोर्स जीरो हो रही है, बिल्कुल इस लूप पर फोर्स जीरो हो रही है एज अ होल, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लेकिन हमने सॉलिड्स में पढ़ा है क्या, कि अंदर की साइड अपनी, क्योंकि यार देखो इसे अपनी शेप भी तो मेंटेन रखनी है, ऐसा तो है नहीं ये शेप मेंटेन नहीं रहने वाली है कि नहीं, अगर ये रिंग है तो रिंग ही रहेगा। ठीक है, साइज थोड़ा कम बढ़ती हो सकता है, तो उसके लिए अंदर अंदरूनी तौर पे स्ट्रेसेस डेवलप होने लग जाते हैं, है कि नहीं। क्यों, तुम्हें अगर कोई बाहर से मारेगा तो ऑब्वियस बात है ना, तुम अंदर से उसके लिए ग्रज लोगे, ऐसी हर चीज के अंदर होता है, सिर्फ तुम ही खास नहीं हो, हर चीज दुनिया में ऐसी ही होती है। तो अंदर स्ट्रेस डेवलप होने लग जाएंगे, या तो वो टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, डिपेंड करेगा कि कैसी फोर्स लग रही है। यहाँ पर हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स लग रही थी, ठीक है, तो अंदर भी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या यूज करा, उसके लिए हमने यूज करा ये यंग्स मॉडुलस का कंसेप्ट यूज करा हमने, क्यों, हमें चेंज इन रेडियस निकालनी थी, है कि नहीं, याद आया। तो चेंज इन रेडियस निकालनी थी, तो हमने क्या करा, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है, और उन्हें, स्ट्रेस का मतलब क्या था, फोर्स, जो भी कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पर डेवलप हो रही थी, अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर वेयर आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन, आर इज द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन में डिनोट कर रहा हूँ उसकी रेडियस है। ठीक है, और बाकी तो चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, चेंज इन लेंथ किसकी होगी, इस वायर की होगी, भैया ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा से ये इतना छोटा हो जाएगा अगर ये कंप्रेस होगा तो, है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो चेंज इन रेडियस आएगी, और ये इनिशियल रेडियस जो हमारी वायर की थी ए। ठीक है, ये मेरा तीसरा टेक अवे। चौथा टेक अवे अपन लोग का क्या हो गया, हाल इफेक्ट। हाल इफेक्ट क्या कह रहा है कि जब भी एक करंट कैरिंग वायर, जब भी एक करंट कैरिंग वायर, ठीक है, सॉरी, जब भी, हाँ, तो हाल इफेक्ट क्या कह रहा है कि अपीयरेंस ऑफ, हाल इफेक्ट क्या कह रहा है, अपीयरेंस ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो इस केस में क्या था कि इस केस में तो हम वायर को चला रहे थे, v वेलोसिटी से चला रहे थे। ठीक है, अगर एक करंट कैरिंग वायर होता आई, ठीक है, तो उससे हमारे इलेक्ट्रॉन्स को वीडी मिल जाती, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाती, इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाती, तो दोनों केस इक्विवेलेंट हो जाते हैं ना, तो वायर वी वेलोसिटी से खुद चले, या वायर के अंदर करंट दौड़ा दिया जाए ताकि इलेक्ट्रॉन्स को वी वेलोसिटी मिल जाए, है कि नहीं। तो बात दोनों की सेम हो गई ना, हमने एक चार्ज पार्टिकल को बस वेलोसिटी दे दी, चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे दो और उसे मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड रख दो, अपने आप उसके ऊपर फोर्स लगेगी, क्या लगेगी, क्यू वी बी फोर्स लगेगी। इस क्यू वी बी फोर्स लगने की वजह से देयर इज पार्टीशन ऑफ चार्जेस, कहने का मतलब है नेगेटिव चार्ज कहीं आकर बैठ रहा था, पॉजिटिव चार्ज कहीं आकर बैठ रहा था। एक बार पार्टीशन हो जाने की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी शुरू हो गई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी शुरू हो गई थी। ठीक है, और इसी चीज को ये जो ईएमएफ यहाँ पर बनकर उतर रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो यहाँ बनकर उतर रही है, क्यों, पार्टीशन ऑफ चार्जेस की वजह से। भाई ऊपर कम नेगेटिव चार्ज है, नीचे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, इससे एक ईएमएफ बन गया था, जो वोल्टेज हम निकाल रहे थे, है कि नहीं, याद करो वोल्टेज निकाल रहे थे V इक्वल टू ईडी, है कि नहीं। ये ई जो हमने निकाला था यहाँ पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड निकाला था, और डी जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस था, है कि नहीं। तो ये जो ईएमएफ जो हमारी बन रही थी, ठीक है, इसी इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, हाल इफेक्ट कहते हैं, है कि नहीं। अब देखो, अब आगे बढ़ो, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, जिसको हम अगली वीडियो में विस्तृत तौर पे इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज हैविंग अ वेलोसिटी v इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, इसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी, कहाँ, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। मैंने अपने एक चार्ज पार्टिकल, ये मेरा इंटेंडेड चार्ज पार्टिकल है, जिसे मैंने वी वेलोसिटी दे दी, क्या दे दी, जिसे मैंने वी वेलोसिटी दे दी। तो उसके बाद वो क्या करेगा, सर्कलों में घूमने लग जाएगा, सर्कलों में घूमने लग जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे 5 टेक अवे थे तुम लोगों के लिए, होपफुली तुम्हें पसंद आया होगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, इसे कॉपी में नोट कर लो। मैं यहाँ फोकट का काम करने के लिए नहीं बैठा हुआ कि तुम्हें यहाँ पर मैंने अपनी मेहनत से लिख कर दे दिया, मैंने इसलिए लिख कर दिया ताकि तुम इसे कॉपी में नोट करो। ठीक है, अब तुम चाहो तो मुझे स्ट्रिक्ट समझो या कैसा भी समझो, मगर मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो,
अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना इसको।